मेरे पापा एक बात हमेशा बोलते रहते थे। मतलब वो ये कहते रहते थे कि हमें फैसिलिटी और गांव में स्कूल ना होने की वजह से हम पढ़ नहीं पाए। उस टाइम पे ये सिचुएशन आ जाती है कि कभी कभी तो हमारा खाना पीना सोना ये सब चीज़ें भी अवॉइड हो जाती है कि ध्यान ये गाइडेंस की कमी के कारण जब मैंने पीईटी किया था ना, तब मुझे सेंट्रल्स की एग्ज़ाम की हमें वैल्यू पता नहीं होता है कि हम सारी चीज़ें एक साइड रख देते हैं, मतलब सब कुछ भूल जाते हैं कि क्या चल रहा है उसके अलावा हमारी लाइफ में या क्या। जब हम बीएचयू पहुँचे तब वहाँ जाके पता चला कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इतना ब्रॉड है। तो सबसे पहले अजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू, जो आप इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आए हो और लोगों की मदद भी होगी इससे, काफ़ी लोग मोटिवेट होंगे और उन्हें पता चलेगा कि हमें आगे क्या करना है, थोड़े से कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले अजय, मैं चाहूँगा कि आप ही अपना परिचय खुद दें, आप इंट्रोड्यूस करें बाकी सब लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं कि आप ने कहाँ से पढ़ाई करी है और आज आप कहाँ पर हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे दें। मैं बेसिकली ग्राम मोगावा से हूँ, अपने निमाड़ में। और मेरी स्कूलिंग हुई है वो 8th स्टैंडर्ड तक तो गांव से ही हुई है। उसके बाद 9 to 12 सनावद में हुई है। उसके बाद मैंने प्री एग्रीकल्चर टेस्ट दिया था, पीएटी, और इंदौर कॉलेज मिला था मुझे ग्रेजुएशन के लिए। जी। और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो फिर मैंने 2 एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी थी, एक आईसीआर और एक बीएचयू। तो दोनों में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा था। आईसीआर में ऑल इंडिया रैंक 20 थी और बीएचयू में ऑल इंडिया रैंक 9 थी। फिर फाइनली बीएचयू में एडमिशन लिया और अभी मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज एग्रीकल्चर एसोसिएट बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ। ओके, बिल्कुल। तो जैसे कि आप सभी जान गए कि अजय एक आज कामयाब इंसान है, तो अजय की कामयाबी की ये शुरुआत कैसे हुई? क्या उसने बचपन में ही सोच लिया था कि कुछ बन के दिखाना है स्कूलिंग टाइम पे, या कब सोचा और इस कामयाबी की शुरुआत कब हुई? इसके लिए क्या है कि मेरे पापा एक बात हमेशा बोलते रहते थे। मतलब वो ये कहते रहते थे कि हमें फैसिलिटी और गांव में स्कूल ना होने की वजह से हम पढ़ नहीं पाए और कुछ कर नहीं पाए। तो वो मुझे ये बात बोलते थे कि हमारी तो ये मजबूरियां थी, लेकिन तुम्हारे सामने ऐसा कुछ बैरियर आने नहीं देंगे हम। मतलब तुम्हें कुछ करके दिखाना है और तुम जो भी करोगे उसमें हम तुम्हारा पूरा सपोर्ट करेंगे एंड तक। तो बस वहीं से दिमाग में आ गया कि अब तो कुछ ना कुछ तो करना ही है और जहाँ भी जाएंगे अपना बेस्ट देंगे। बिल्कुल, मतलब पापा की इन बातों ने आपको मोटिवेट किया हाँ, है। उन्होंने ही मोटिवेट किया है हर चीज़ के लिए। ओके, और मैं बाकी लोगों को बता दूं, जब इन्होंने एमपी पीएटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था तो एमपी में इनकी जो रैंक थी नंबर 2 पर इनका रैंक आया था एमपी पीएटी में। तो वो कितना बड़ा अचीवमेंट था अजय आपके लिए एमपी पीएटी में रैंक 2 लाना? वो एक अलग ही लेवल की हैप्पीनेस होती है। जैसे अब हम किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और उस टाइम पे प्रिपरेशन के टाइम पे क्या होता है कि हम सारी चीज़ें एक साइड रख देते हैं, मतलब सब कुछ भूल जाते हैं कि क्या चल रहा है उसके अलावा हमारी लाइफ में या क्या नहीं है, पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, घर पे क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ें छोड़ के एकदम कंटिन्यूअसली 1 साल तक पूरी प्रिपरेशन करिए, अच्छे से मेहनत करिए। और क्या रहता है कि हम उस टाइम पे ये सिचुएशन आ जाती है कि कभी कभी तो हमारा खाना पीना सोना ये सब चीज़ें भी अवॉइड हो जाती है कि ध्यान नहीं रहता है कि कब क्या चल रहा है, क्या चीज़ें अभी हम कितना टाइम सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब इतने एडजस्टमेंट करने के बाद आपको अगर रिज़ल्ट अच्छा मिलता है, मतलब जो चाहा था रिज़ल्ट वो मिल जाता है, तो उसका एक अलग ही लेवल रहता है। मतलब कॉन्फिडेंस भी अपना 7वें आसमान पे रहता है मान लो। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तो फिर लगता है कि हाँ अब तो सब कुछ कर लिया हमने, अब कुछ नहीं, अब सेट है लाइफ। बिल्कुल। तो रैंक 2 लाना एक बहुत ही अचीवमेंट था, क्योंकि जब आप मेहनत करते हो और जब आपको उसका परिणाम मिलता है तो एक अलग ही हाँ खुशी हाँ हाँ होती हाँ, है, बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल। भी और परिवार वालों के लिए भी। सबके लिए, सबका नज़रों में मतलब अपनी एक इमेज भी बढ़ जाती है, हमारा भी एक रास्ता साफ हो जाता है फ्यूचर के लिए कि हाँ अब हमें ये करना है और यहाँ पे एंट्री मिल गई है, सिस्टम में एंटर होना इजी हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। और आप जब मेहनत करते हैं और आपको सफलता मिलती है तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है कि चलो मेहनत करेंगे आगे और मेहनत करेंगे, अगर सफलता चाहिए तो आगे कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हाँ मेरे अंदर कैपेबिलिटी है इन सब चीज़ों को करने की। बिल्कुल सही बात है।
तो जैसे आपने अपना एग्रीकल्चर कॉलेज इंदौर से जो आपने बीएससी करी, उसके बाद जो ये एसबीआई में एग्रीकल्चर एसोसिएट्स है, इसमें सिलेक्शन कैसे हुआ? उसमें किसने गाइड किया आपको और कैसे सेलेक्ट हुए आप? इसमें रिक्रूटमेंट आई थी जब मैं लास्ट ईयर में था और मैं एंट्रेंसेस की तैयारी कर रहा था पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो एसबीआई ने रिक्रूटमेंट निकाली थी एग्रीकल्चरल एसोसिएट्स की, तो तभी एग्ज़ाम दिया था मैंने। लेकिन उसका रिज़ल्ट आते आते जब मैंने बीएचयू में एडमिशन ले लिया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स चल रहे थे मेरे, तब इसका रिज़ल्ट आया एसबीआई का। तो तब काफ़ी मशक्क़त के बाद और काफ़ी सोचने समझने के बाद, मतलब 3-4 दिन सोना खाना छोड़ के और ये सब चीज़ें करने के बाद फाइनली यही कंक्लूज़न निकला कि अब बीएचयू छोड़ना होगा, और फिर एसबीआई ज्वाइन कर लिया था मैंने। ओके, तो इस तरह से आप एसबीआई में एज एग्रीकल्चर एसोसिएट्स अभी भी आप कार्य कर रहे हैं। जी। तो मेरा जो अगला सवाल था कि जैसे इस आपकी पूरी जर्नी रही है, आप भी गांव से निकल कर आए, फिर शहर आए, वहाँ पढ़ाई करी, फिर आप आए इवन बीएचयू तक पहुँचे हैं आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। हाँ। ऑल्दो कुछ कारण के कारण आपको वहाँ से ड्रॉप आउट करना पड़ा, जी। लेकिन इस पूरी जर्नी के दौरान आपको जैसे गाइडेंस की कमी हो, फाइनेंशियल रीजंस के कारण, या अन्य किसी तरह की क्या क्या मुश्किलें आई जो आजकल नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी फेस करनी होती है, और इनके साथ आपने कैसे डील किया? देखो, जैसे हम एक बहुत छोटे से गांव से हैं, तो वहाँ पे गाइडेंस की कमी तो रहती है। और मेरे साथ ये हुआ कि गाइडेंस की कमी के कारण जब मैंने पीईटी किया था ना, तब मुझे सेंट्रल्स की एग्ज़ाम की हमें वैल्यू पता नहीं होती है। मतलब हमारा फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पे होता है कि हाँ यही है और इसे ही करना है। अगर उस टाइम पे सेंट्रल्स की एग्ज़ाम की वैल्यू पता होती तो हो सकता है कि हम कुछ किसी और अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते थे सेंट्रल्स जैसे। वो पता कब चली हमें, जब ग्रेजुएशन किया और सारी चीज़ें समझने लगे, एग्रीकल्चर को जब बहुत अच्छे से जाना, तब पता चला कि इसमें आईसीआर है, बीएचयू है, पंतनगर यूनिवर्सिटी है, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो अपना अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। और वहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है बच्चों को जो भी वहाँ पे एडमिशन लेता है। तो वो सब जानने के बाद में फिर जब हम बीएचयू पहुँचे, तब वहाँ जाके पता चला कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इतना ब्रॉड है कि इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। और अगर दूसरी बात करें अपन फाइनेंशियल बैरियर की, तो वैसे घर वालों ने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि फाइनेंस के बारे में कोई दिक्कत है। लेकिन उसके साथ में ये चीज़ भी थी कि तब उस टाइम पे हमारी ज़रूरतें हुआ करती थी, शौक नहीं होते थे। इस वजह से भी फाइनेंस में काफ़ी कोई दिक्कत नहीं है काफ़ी हद तक। और कॉलेज जो था ग्रेजुएशन में, उसमें भी फ़ीस काफ़ी कम थी, या ये मान लो कि थी ही नहीं। उसके बाद साथ में हॉस्टल का सपोर्ट था, तो हॉस्टल में भी जो रहने का खाने का खर्चा है वो काफ़ी कम था। तो इस वजह से फाइनेंस की थोड़ी सी दिक्कतें कम आई है। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने अपना जो 11th-12th किया वो साइंस बैकग्राउंड से था, उसके बाद आप एग्रीकल्चर फील्ड में शिफ्ट हुए, एग्रीकल्चर से ही आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। हाँ। तो आज ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं या बहुत सारे बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। हाँ। लेकिन अभी उनके लिए गाइडेंस की कमी है, उन्हें नहीं पता है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती है। तो आप इस फील्ड से जुड़े हैं तो शायद आपको पता होगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में थोड़ा बताएं कि एग्रीकल्चर फील्ड में लोगों के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। बिल्कुल, ये मेन मुद्दा तो मेरा यही था इस प्लेटफॉर्म में आने का, कि लोगों को हम बता सके। जैसे लोग समझते हैं ना, एग्रीकल्चर नाम से लोगों को लगता है कि यार वही खेती बाड़ी गाय भैंस टाइप का हो जाता है। तो मैं पहले तो बता दूं कि एग्रीकल्चर एक प्रोफेशनल डिग्री है, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, और इसमें आप जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो। मतलब कोई अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप करना चाहते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए आपने अगर ग्रेजुएशन कर लिया, तो मैं बीएससी एग्रीकल्चर के बाद का, और इस मेन चीज़ ये बताना चाहूँगा कि इस स्ट्रीम में कोई भी बंदा आ सकता है। मान लो आपका चाहे पीसीएम लिया हो आपने, या पीसीबी लिया हो, या 11th-12th एग्रीकल्चर से किया हो, कोई भी आ सकता है। आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो और एग्ज़ाम निकालने के बाद आप कॉलेज में एंट्री ले सकते हो। और दूसरी चीज़ ये भी इसमें बहुत अच्छी है कि लिमिटेशंस नहीं, मतलब जैसे क्या होता है कि नीट और आईआईटी की बात करें तो वहाँ एक ही एग्ज़ाम होता है और उसी एग्ज़ाम के बेस पे सब लोगों का सिलेक्शन होता है।
लेकिन यहाँ पे क्या है कि हर यूनिवर्सिटी लगभग इंडिया में जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है वो सारे अपना अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। मतलब बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं आदमी के पास एक साल में वो बहुत सारी एग्ज़ाम्स देगा, तो उसके बाद नंबर ऑफ़ चांसेस और कॉलेज में एंट्री लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और बिल्कुल। उसके बाद की बात करें अपन ग्रेजुएशन के बाद की, तो ग्रेजुएशन के बाद में या तो वो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर सकता है ना, और या तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इसमें बहुत सारी होती है। जैसे सिविल सर्विसेज में मैंने बात करी यूपीएससी हो गया, या फिर वो एमपीपीएससी या पीसीएस की एग्ज़ाम दे सकता है। उसके थ्रू एक एसीएफ की पोस्ट होती है, एक रेंजर होता है, एक उसके बाद वो एडीए की एग्ज़ाम दे सकता है, एडीओ की एग्ज़ाम दे सकता है। उसके बाद वो दे सकता है आईबीपीएस एओ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है आईबीपीएस में, जो हर साल रिक्रूटमेंट निकालता है। और इसके बाद में जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट है, जैसे इफ़को हो गया, एनएफएल हो गया, क्रेबको हो गया, इन सारी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकता है और वो एग्ज़ाम दे सकता है। और इनमें सब में इतनी अच्छी बात यह है कि वो एक्सपीरियंस नहीं मांगते, मतलब, और वहाँ पे एग्रीकल्चर वालों के लिए सारी पोस्ट रिजर्व रहती है। मतलब इन इंस्टीट्यूट में वो जा सकता है, एनएससी में जा सकता है, सीड कॉरपोरेशन जो है उसमें जा सकता है, सीसीआई में जा सकता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की लिस्ट बहुत लंबी है, अगर अपन बात करने बैठेंगे ना तो शाम हो जाएगी उसमें। उसके बाद में मतलब अनगिनत अपॉर्चुनिटीज है। हाँ, और ये सब मतलब आपने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया उसके तो बाद से कई सारी, एक एग्ज़ाम नहीं है ना? हाँ, बहुत सारी एग्ज़ाम्स हैं। मतलब रहता है ना, डर रहता है किसी को कि अगर ये वाली एग्ज़ाम नहीं निकली तो मेरा क्या होगा। वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, अगर ये नहीं हुआ आपका तो दूसरी जगह ट्राई कर लो। और उसमें भी सबसे अच्छी बात एक ये है कि उसमें क्या होता है कि जैसे सिलेबस लगभग 50 to 70% सिलेबस सारी एग्ज़ाम्स का सेम है। तो वो एक बहुत अच्छी बात हो जाती है एस्पिरेंट्स के लिए कि अगर सिलेबस सेम है तो वो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कोई भी एग्ज़ाम दे सकता है। बिल्कुल। फिर सेकंड पे बात करें अपन इसमें रिसर्च की, तो रिसर्च वाली फील्ड तो अपने आप में ही एक, मतलब उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि रिसर्च में अगर आप सेट कर सकते हो, आप में पैसेंस है करने का और टैलेंट है, तो आप कहीं भी जा सकते हो। इसमें ये मान लो आप कि 15 से ज़्यादा इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप रिसर्च कर सकते हो। एमएससी और पीएचडी के लिए इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स इतने सारे हैं और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। मान लो कभी कभी क्या होता है कि हम ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं ले पाते। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि चलो मेरा जो 12th के बाद वाला एग्ज़ाम है वो फाइट नहीं हुआ है ना, अगर वो फाइट नहीं होता है तो उसके बाद भी उनको नेक्स्ट लेवल पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। जैसे हम कहते हैं ना कि ग्रेजुएशन करने के बाद आपकी स्कूलिंग कोई नहीं पूछता, वैसे ही रहता है कि आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छे इंस्टीट्यूट से कर लिया तो आपका ग्रेजुएशन कोई नहीं पूछेगा। ओके, बिल्कुल। हाँ, तो इसमें आप एमएससी के लिए काफ़ी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है और उसके बाद स्टाइपेंड भी मिलता है। अगर किसी को फाइनेंशियल दिक्कत है, घर से कोई प्रॉब्लम है, तो वो एमएससी के एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के अच्छी रैंक ला के, अगर वो जैसे आईसीआर हो गया, आईसीआर के अंडर वो एडमिशन लेता है तो उसको आईसीआर जो है वो स्टाइपेंड भी देता है, मतलब पढ़ने के लिए भी पैसे मिलते हैं। मतलब ये एमएससी के लिए भी स्टाइपेंड मिलता है? हाँ, एमएससी के लिए भी आपको स्टाइपेंड मिलता है और पीएचडी के लिए तो जरूर मिलता पीएचडी होगा। के लिए तो मिलता ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे एमएससी के लिए भी स्टाइपेंड है। ये सबसे अच्छी बात है। तो आप फाइनेंशियल सपोर्ट आपके पास भी रहेगा और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद जो कैंपस प्लेसमेंट भी होते हैं, कैंपस प्लेसमेंट में जो इरिगेशन है, पेस्टिसाइड है, सीड कंपनी है या फर्टिलाइज़र कंपनी है, ये सारी आती है और इनके थ्रू या तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में होता है या फिर सेल्स एंड मार्केटिंग होता है। तो दोनों काफ़ी अच्छे, ग्रोथ के लिए दोनों फील्ड बढ़िया है। बिल्कुल। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ की अपन बात करें तो एग्री एमबीए होता है या पीजीडीएम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम होता है। तो एमबीए केट के थ्रू भी एडमिशन, आईआईएम तक एडमिशन लेता है इससे। ओके, आईआईएम से, एग्रीकल्चर से आप अपना ग्रेजुएशन करने के बाद एमबीए के थ्रू आईआईएम भी पहुंच सकते हैं। हाँ, आप केट की एग्ज़ाम देने के बाद आईआईएम ले सकते हो।
और हमारी कॉलेज से बहुत सारे बच्चों का हुआ भी है, और वो अभी आईआईएम में कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और कुछ वहाँ से करके निकल चुके हैं, और काफ़ी अच्छी जगह है प्लेसमेंट लेके, वो पैकेज भी काफ़ी अच्छा है उनका। बिल्कुल बिल्कुल। आईआईएम तो एक काफ़ी अच्छा रेप्यूटेड मैनेजमेंट स्कूल, बिजनेस स्कूल बोले या मैनेजमेंट स्कूल बोले हमारे देश में, हाँ तो आईआईएम तो वन ऑफ द बेस्ट टॉप मैनेजमेंट स्कूल है। जी, तो अगर आप एग्रीकल्चर करके वहाँ तक पहुँच जाते तो करियर आगे बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छा सेट हो जाएगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, इसके अलावा जैसे कुछ अगर आप खुद का बिजनेस करना चाहे उसमें अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है इसमें? उसमें भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर खुद का बिजनेस की हम बात करें तो इसमें ये है कि काफ़ी लो कॉस्ट में आप अपना खुद का स्टार्टअप चालू कर सकते हो। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल मुझे अभी के टाइम में जो लग रहा है वो नर्सरी है। नर्सरी खोल के आप पौधे जो है वो लोगों को दे सकते हो, उगा सकते हो। उसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी कंपनी हम खोलने जाते हैं तो उसमें लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगता है। इसमें वो चीज़ नहीं है, कुछ थाउजेंड्स में आपका स्टार्टअप चालू हो जाएगा और उससे आप धीरे धीरे ग्रो कर सकते हो। उसके बाद सबसे बेसिक चीज़ ये है कि जैसे अपने निमाड़ में क्या है कि लोगों के पास एग्रीकल्चर लैंड तो लगभग सबके पास है, लेकिन बिल्कुल अभी क्या है, सब मार्जिनल फार्मर हो गए हैं। एवरेज जो है वो लैंड सबके पास 5 एकड़ से कम है, फैमिली डिवाइडेशंस के कारण। बिल्कुल तो इसमें वो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो रहती है आपकी लैंड की। तो वो लैंड की रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ लगभग हर फैमिली पूरी कर सकती है अगर वो करना चाहता है, और ग्रेजुएशन के बाद इतना नॉलेज तो हो ही जाता है बंदे को, वो कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसके अलावा डेयरी है, डेयरी में बहुत अच्छा स्कोप है। डेयरी के अलावा फिशरीज़ है, फिशरीज़ में वो अराउंड 1 ईयर के बाद में आपकी इनकम जनरेट होना चालू हो जाती है वहाँ से। उसके अलावा आप मुर्गा फार्म खोल सकते हो, वहाँ से भी काफ़ी अच्छी इनकम है। और इसके अलावा जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं इनकी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं भाई। यहाँ से किसानों से जो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन करते हैं उनसे लेके बाहर भेज दे, बड़े बड़े शहरों में आप जाके उनकी ट्रेडिंग कर सकते हो, या फिर एक्सपोर्ट भी होते हैं बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा एक वर्मी कल्चर होता है, वर्मी कंपोस्ट, वो भी कर सकते हो आप। उसमें भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट है और प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा स्टार्टअप में अपन बात करें तो बाय प्रोडक्ट एग्रीकल्चर के, हमें दिन भर में जितनी भी चीज़ें हम खाते पीते हैं या जो भी करते हैं वो सारे एग्रीकल्चर के बाय प्रोडक्ट हैं, तो आप उसमें जा सकते हो। तो कहना ये है मतलब मेरा कि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है, ना स्कोप की कमी है। स्टार्टअप के लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें सारे स्टार्टअप्स लगभग ऐसे हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करने के 4 से 8 महीने में ही आपकी इनकम वहाँ से जनरेट होना चालू हो जाएगी। बिल्कुल। तो यही क्या होता है ना कि कई बार हम कोई भी विद्यार्थी या किसी भी के लोगों के लिए क्या होता है कि गाइडेंस की कमी होती है। तो इसी तरह का अगर गाइडेंस मिल जाए, या फिर क्या कर सकते हैं, आजकल तो हर किसी के पास फ़ोन अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, तो हाँ कहीं भी अगर कोई भी किसी चीज़ के लिए इंटरेस्ट रखता है तो थोड़ा उसके बारे में रिसर्च कर लेंगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, तो बिल्कुल उसके लिए ईजी हो जाएगा और एक टारगेट बना के वो आगे अपनी पढ़ाई कर सकता है। सही बात है। तो आपने बहुत सारी एग्रीकल्चर फील्ड में एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपने बता दी। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी, अगर आप ढूंढने जाएंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं मिल जाएगी आपको। तो आपको अपना जो भी है टारगेट डिसाइड करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको फिर अपना प्लान करना है। जो भी आपके स्टडी करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है। पहले टारगेट फिक्स कर लें, उसके लिए थोड़ा सा रिसर्च करने की आपको ज़रूरत होगी। जी बिल्कुल, उसके लिए जैसे हम हमेशा अवेलेबल है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसमें एक एग्ज़ाम होता है वेटनरी जो रहता है ना, वेटनरी जी फील्ड में अगर आपने वो ले लिया, आपने एजुकेशन लिया है, आपने एडमिशन ले लिया वेटनरी कॉलेज में, तो वहाँ से आप डॉक्टर बन के निकलते हो। मतलब समझ रहे हो आप, ओके। यहाँ पे वेटनरी में एक पोस्ट होती है वेटनरी असिस्टेंट सर्जन की, वो एमबीबीएस के इक्विवेलेंट होती है। बिल्कुल वो स्टेट गवर्नमेंट की पोस्ट है और वो एमबीबीएस के इक्विवेलेंट है। और इसमें भी अगर आप मान लो चाहो कि नहीं हमें जॉब नहीं करनी है, तो आप अपना क्लिनिक खोल सकते हो खुद का। जी तो वो भी एक बहुत अच्छा स्टार्टअप होगा, और उसमें इनकम की भी कोई कमी नहीं है, नॉलेज भी आपका ग्रो होता रहेगा, और जो मार्केट में एक इमेज रहती है डॉक्टर की, बिल्कुल वही का वही रिस्पॉन्स आपको मिलेगा।
बिल्कुल, तो ये एक और अपॉर्चुनिटी और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है अगर कोई एग्रीकल्चर से अपना करियर बनाना चाहता है तो। जी, इसमें आप जर्नलिज्म में भी जा सकते हो, जो एग्रीकल्चर मंथली वीकली मैगजीन्स निकलती है, और न्यूज़पेपर में जी भी आपने देखा होगा कि कॉर्ड्स आते रहते हैं और इन्फॉर्मेशन आती रहती है। और मैगजीन्स तो बहुत सारी है, मैगजीन्स में सबको नॉलेज लेने की पड़ी रहती है कि सबको नॉलेज लेना है, लेकिन वो कहाँ से ले, वो यहीं से मिलता है उन्हें। मैगजीन्स वगैरह निकलती है तो आप इन्हें भी पब्लिश करवा के आप जर्नलिज्म में भी जा सकते हो। बिल्कुल, तो बहुत काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपने गिना दी है, और होपफुली जो लोग वीडियो देख रहे हैं और जिनको एग्रीकल्चर की फील्ड में आगे बढ़ने का सपना है और कुछ करियर बनाना चाहते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, तो उनके लिए काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपने गिनाई हैं। उनके बारे में थोड़ा और रिसर्च करके वो बिल्कुल उसको अपना करियर में एज अपना सकते हैं। बिल्कुल तो इस बिल्कुल अजय, मेरा हाँ हाँ जी बताएं। बोलिए। मैं बोल रहा था कि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ये सेक्टर इतना ब्रॉड है, जैसे प्राइवेट कंपनीज पेस्टिसाइड की हो गई या सीड कंपनीज हो गई, ये अपने आप में एक वेंचर है। मतलब ये, और हमारे यहाँ पे थाउजेंड्स सीड्स कंपनीज और पेस्टिसाइड कंपनीज हैं जो कि इतने लोगों को जॉब प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इतना ज़्यादा करती है कि कोई भी अनएम्प्लॉयड तो नहीं रहेगा एग्रीकल्चर करने के बाद, ये तो मैं दावे बिल्कुल से कह सकता हूँ। बिल्कुल। तो अजय मेरे क्लासमेट भी रहे, हमारी स्कूलिंग साथ में ही हुई थी, तो आपकी कहानी निश्चित तौर पे गांव से जितने भी बच्चे निकलते हैं उनकी कहानी मुझे इंस्पिरेशनल लगता है, क्योंकि गाइडेंस की कमी की वजह से वो लोग आज अच्छी जगह पर पहुंच पाए हैं। तो अजय, लास्ट मेरा आपसे यही सवाल है कि बहुत से लोग जो इस वीडियो को देखेंगे तो इन स्टूडेंट्स के लिए जो जीवन में कुछ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ के कुछ करना चाहते हैं या किसी और क्षेत्र में भी, तो सफलता कैसे सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, या सक्सेस के लिए क्या आप उनको एक मैसेज देना चाहेंगे? ललित, इसमें मेन चीज़ तो ये है कि आप जहाँ हो, मतलब जहाँ से भी शुरू कर रहे हो, देखो क्या है कि फेल्योर हमेशा मिलती है, सबको मिलती है, और मुझे भी मिली है ऐसा, और आपको भी मिली बिल्कुल होगी। बिल्कुल तो फेल्योर तो मिलेगी, लेकिन आप ट्राई करना बंद नहीं करते हो तो सक्सेस बिल्कुल आपको ढूंढते हुए आ जाएगी। बिल्कुल। होप मत हारो, और कोशिश जी करना बंद मत करो। जी, वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, तो वही लहरों से तो, डर के नौका कोशिश पार करते नहीं। रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको ढूंढते हुए आपके पास बिल्कुल आएगी। बिल्कुल आएगी। बिल्कुल। तो अजय, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो अपने सारा एक्सपीरियंस और अपने विचार शेयर किए, और निश्चित ही इनसे जो भी स्टूडेंट लोग या जो भी लोग देख रहे होंगे इसको, उनको इनसे काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू।